आज की ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसका करवा चौथ कभी खुशियों का त्योहार नहीं रहा। ये कहानी है रीता की, जो राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहती थी। रीता की शादी को अभी सिर्फ 2 साल ही हुए थे, लेकिन उसके पति विजय की क्रूरता ने उसके जीवन को नर्क बना दिया था। रात का सन्नाटा। रीता अपने पति विजय के आने का इंतजार कर रही है। विजय नशे में धुत होकर घर लौटता है और टेबल पर बैठ जाता है। ये क्या परोसा है रीता? सब्जी में इतना नमक? सब्जी में नमक डाला है या नमक में सब्जी डाली है? विजय, मैंने तो वही बनाया जो तुझे पसंद है। नमक भी तो उतना ही डाला। झूठ बोल दिया। तुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता, बेकार औरत। मैं अभी दूसरी सब्जी बना देती हूँ। दूसरी? तू हर बार यही बहाना बनाती है। आज तुझे सबक सिखाता हूँ। विजय गुस्से में रीता पर ग्लास फेंकता है। ग्लास रीता के सिर से टकराता है और खून की धार बहने लगती है। विजय हाथ में डंडा उठाकर चिल्लाता है, आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रीता रोते हुए घर से भागती है। विजय नशे में लड़खड़ाता हुआ उसके पीछे दौड़ता है। देखते ही देखते रीता अंधेरे में ओझल हो जाती है। गांव से दूर एक सुनसान जंगल में बावड़ी के पास तांत्रिक बुढ़िया तारामती बैठी है। वो तंत्र साधना कर रही है। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा है। तभी उसे किसी औरत के सिसकने की आवाज सुनाई देती है। ये कैसी आवाज आ रही है? जिधर से सिसकियों की आवाज आ रही है, तारामती उधर चल पड़ती है। झाड़ियों में उसे कोई बैठा दिखाई देता है। पास जाने पर पता चलता है कि वो रीता है, जो रो रही है। कौन हो तुम? इतनी रात गए इस जंगल में क्या कर रही हो? मेरा नाम रीता है। मैं पास के गांव से हूँ। यहाँ झाड़ियों में अपने पति से छुपी हूँ। पर क्यों? मेरा पति विजय एक ठेकेदार है, लेकिन वो रोज नशे में घर लौटता है, मेरे साथ मारपीट करता है, गालियां देता है। आज तो उसने मुझे जान से मारने की कोशिश भी की। वो मुझे मार डालेगा। मेरे रहते वो तुम्हें नहीं मार सकता। बेटी, कल करवा चौथ है। ये व्रत पतियों की उम्र लंबी करने के लिए होता है, लेकिन अगर इरादा उल्टा हो तो तुम उसकी मौत भी बुला सकती हो। क्या? लेकिन कैसे? तुम कल तैयार रहना। मैं करवा चौथ के दिन खुद तंत्र साधना करने तुम्हारे घर आऊंगी। रीता वहां से अपने घर लौट जाती है। सुबह का समय है, लेकिन हवा में सन्नाटा है। विजय ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा है। सामने रीता खड़ी है। तुम सुधर जाओ, वरना किसी दिन मेरे हाथों मारी जाओगी। आज करवा चौथ है, रात में पूजा होगी। थोड़ा जल्दी घर लौट आना। ठीक है। विजय ऑफिस के लिए निकल जाता है। करवा चौथ का दिन है। रीता 16 श्रृंगार करती है, लेकिन उसके चेहरे पर सजावट की जगह नफरत की आग धधक रही है। वो तारामती के आने का इंतजार करती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। रीता दरवाजा खोलती है तो सामने तारामती खड़ी है। तैयारी पूरी कर ली है ना? हाँ। रीता अपनी अलमारी से खून, हड्डियां और शमशान की राख निकालकर तारामती को देती है। तारामती एक काल चक्र बनाती है। रीता, इस काल चक्र में बैठ जाओ। मैं तुम्हें आज ऐसी सिद्धि दूंगी जिससे रक्त बेताल तुम्हारे वश में हो जाएगा। तारामती और रीता दोनों तंत्र साधना में बैठ जाती हैं। तारामती सामने अग्नि जलाती है और एक छलनी रखती है। छलनी में एक काला पत्थर रखा जाता है। रक्त वेतालाय नमः। शमशान चिता ज्वाला तमसी रात्रि सन्नादति। रीता तंत्र साधना में डूब चुकी है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। रीता डर जाती है। अब कौन आ गया? अगर किसी ने ये देख लिया तो मैं क्या बोलूंगी? रीता डरते डरते दरवाजा खोलती है।
सामने विजय खड़ा है। उसे देखकर रीता सहम जाती है। अरे, मैं अपना फोन भूल गया था। विजय जैसे ही फोन लेने अंदर जाता है, वो देखता है कि तारामती बैठी है और घर में तंत्र साधना चल रही है। ये क्या चल रहा है मेरे घर में? तुम्हारी लंबी उम्र के लिए साधना करवा रही हूँ। लेकिन पहले तो करवा चौथ में कभी ऐसा नहीं किया। ये साधना जो मैं कर रही हूँ, ये शादी के तीसरे साल ही संभव है। पूजा के लिए शाम को जल्दी लौटना। ठीक है, मैं शाम को 7 बजे तक लौट आऊंगा। विजय घर से निकल जाता है। उसे नहीं पता कि ये साधना उसकी उम्र बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी मौत का आह्वान करने के लिए हो रही है। तारामती और रीता तंत्र साधना जारी रखती हैं। रक्त वेतालाय नमः, शमशान चिता ज्वाला, तमसी रात्रि सनादती। तारामती जो मंत्र पढ़ती है, रीता उसे दोहराती है। तभी सूर्यास्त के समय एक बेताल धीरे धीरे रीता के पीछे प्रकट हो जाता है। ये रक्त बेताल है। ये आज से तुम्हारे वश में होगा। तुम्हारा कहा हर बात मानेगा। इसके रहते तुम्हारा पति तुम्हें सता नहीं पाएगा। तारामती छलनी उठाती है और उस पर रक्त लगाती है। ये छलनी लो। आज रात जब तुम इस छलनी से अपने पति को देखोगी, तो ये रक्त वेताल तुम्हारे पति के अंदर प्रवेश कर जाएगा और धीरे धीरे उसे खत्म कर देगा। तारामती रीता को छलनी देकर वहां से चली जाती है। रात का वक्त है। रीता पूजा के लिए तैयार बैठी है। अपने पति का इंतजार कर रही है। पूरे दिन से भूखी प्यासी है और मन में सिर्फ एक ख्याल, आज रात सब कुछ खत्म कर देना है। तभी विजय ऑफिस से लौट आता है। मैं लेट तो नहीं हुआ? नहीं, बस मैं तैयार ही बैठी हूँ। चलो पूजा के लिए। रीता चांद को देखकर छलनी से अपने पति का चेहरा देखती है। जैसे ही रीता छलनी से विजय का चेहरा देखती है, बेताल विजय के अंदर प्रवेश कर जाता है। विजय देखता है कि आसमान में चांद की जगह एक लाल गोला चमक रहा है, जैसे कोई आग का गोला हो। विजय की आंखें उलट जाती हैं और वो नीचे गिर पड़ता है। अरे, विजय को क्या हो गया? क्या हो गया आपको? उठिए। रीता विजय के चेहरे पर पानी के छींटे मारती है। विजय की आंखें खुलती हैं, लेकिन अब उसकी आंखें इंसानी नहीं हैं। उसकी पुतलियां काली हो चुकी हैं। उसकी आंखों का सफेद हिस्सा काला हो चुका है। उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा है। ये देखकर विजय के पापा कमलदास डर जाते हैं। ये क्या हो गया मेरे विजय को? ये क्या हो गया मेरे विजय को? रीता जैसे ही विजय को छूती है, विजय ठीक हो जाता है। वो पहले जैसा ही दिखने लगता है। कुछ भी तो नहीं हुआ विजय को? अभी तो उसकी आंखें काली हो गई थी। उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था। विजय ठीक है, पहले आप अपने चश्मे का नंबर ठीक करवाइए। रात का समय है। रीता और विजय अपने कमरे में सोए हुए हैं। तभी अचानक विजय की आंखें खुलती हैं। रीता, मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है। तूने मेरे साथ क्या किया? रीता कुछ नहीं बोलती, बस दरवाजे पर खड़ी मुस्कुराती है। विजय बिस्तर से उठता है, लेकिन उसके पैर उल्टे हैं, एड़ियां आगे हैं और पैर पीछे। वो रीता की तरफ बढ़ता है, लेकिन अचानक रुक जाता है। उसके सीने से खून की धार निकलने लगती है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर को चीर रही हो। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? विजय दीवारों पर रेंगते हुए घर से बाहर निकलता है। उसे दीवारों पर रेंगते देख कमलदास डर जाते हैं। विजय का चेहरा अब वापस डरावना हो चुका है। विजय, विजय, तुझे क्या हुआ? तेरे शरीर से इतना खून कैसे निकल रहा है? कमलदास विजय को लेकर अस्पताल जाते हैं। विजय के पूरे शरीर से खून टपक रहा है। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी हैं। वो बार बार डरावनी हंसी हंस रहा है।
डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए। ये सामान्य लक्षण नहीं है। मुझे किसी अज्ञात शक्ति का प्रभाव लगता है। अज्ञात शक्ति? इसका मतलब क्या है? मैं क्या करूं? क्या करूं डॉक्टर साहब? ये मेडिकल समस्या नहीं बल्कि कुछ और है। किसी अनुभवी तांत्रिक को बुलाइए जल्दी। आप डॉक्टर हैं, फिर भी इन अंधविश्वासों पर भरोसा करते हैं। आप ट्रीटमेंट कीजिए, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। कमलदास के कहने पर डॉक्टर विजय का बैंडेज तो करते हैं, लेकिन विजय के शरीर से खून निकलता ही रहता है। वो कभी चीखता है तो कभी डरावनी आवाज में हंसता है। मुझे खाना दो, अभी देता हूं बेटा। कमलदास विजय को खाने के लिए रोटी देते हैं। रोटी नहीं, शमशान घाट से कच्चा मांस लाओ। विजय की ये बात सुनकर कमलदास डर जाते हैं। विजय अपने बेड पर लेटा है और वहीं फर्श पर कमलदास लेटे हैं। अचानक लाइट टिमटिमाने लगती है। ये देखकर कमलदास डर जाते हैं। टिमटिमाती रोशनी में कमलदास देखते हैं कि विजय दीवार पर उल्टा रेंग रहा है। विजय दीवार पर रेंगते हुए अस्पताल से बाहर निकल जाता है। विजय, रुक जाओ, कहां जा रहे हो? विजय अपने पिता की आवाज सुनकर भी नहीं रुकता। कुछ ही समय में वो अंधेरे में ओझल हो जाता है। विजय बावड़ी के पास पहुंचता है। वो बावड़ी में कूदने वाला है। उसका चेहरा डरावना है। उसकी आंखें पूरी तरह काली हैं और उसके शरीर से खून टपक रहा है। रीता कुछ दूर खड़ी मुस्कुरा रही है। विजय बबरी में छलांग लगा देता है और मर जाता है। जैसे ही विजय मरता है, उसके शरीर से बेताल बाहर निकलता है और रीता के पास आता है। अब मेरा काम हो गया। आज से तुम आजाद हो। लेकिन मैं तुझे छोड़कर कहां जाऊंगा? आज से तुम सिर्फ मेरी हो। अब तक मैं तुम्हारा कहा मानता था, लेकिन अब तुम मेरा कहा मानोगी? नहीं, नहीं, नहीं।